केवी कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है भाई वो। केवी कल्चर से रिलेटेड देखो, आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, ओएप पर लेकर के होगा, हिमांशु सर की ऐप है, उसको डाउनलोड करो। वहां पे फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, वहां पर आपको स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की इतनी बढ़िया एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है ना केवी के, सारे जो अभी अपडेट हो गए आ चुके हैं या जो पुराने थे सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं और हैंडमेड नोट्स हैं। ठीक है जी, तो वो आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारी ऐप से। वो एक पढ़ लेकर के आपको पिन कमेंट में इसका या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने आंसर किया तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन जाता है भाई, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हो जिसमें आप बता रहे हो कि मेरा तो सपना है, मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या है केवी, और उसने पूछ लिया कि बता दो पीएम श्री स्कूल्स क्या होता है, पता नहीं सर, फंस के ना। लगभग 700-800 के आसपास केवी के स्कूल्स पीएम श्री स्कूल्स में सेलेक्ट हुए, तो अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर तो फंस गए भाई, हम फंस गए ना। तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और आज बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं, और अभी तक वीडियो ना बनाने का कारण केवल एक ही था कि एक स्टेग्नेशन सा आ गया था। हम भी बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू वगैरह के प्रिपरेशन में जुड़े ही हुए थे, लेकिन जब कोई अपडेट ही नहीं आ रही थी तो फिर बार बार यूट्यूब पे भी किसी को तंग करना क्या ही जरूरी है। तो अब फिर से थोड़ा सा एक आग लगी है, कहीं ना कहीं से धुआं उठ रहा है। तो एक चीज ये बताने लायक कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2 दिन पहले रिजल्ट आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा, संडे को आ जाना चाहिए, मंडे को आ जाना चाहिए, लेकिन आज फिर से वेडनेसडे हो चुका है, बट अब तक कोई रिजल्ट की ऐसी अपडेट आई नहीं है। लेकिन जहां तक एज एन मतलब ये समझ लो आप सबसे जुड़ा भी हुआ हूँ और एक उसी फेज से निकल के आया हूँ जहां से आप सब आए हो, तो तैयारी हमने भी की थी। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर कहीं धुआं उठा है ना तो मतलब आज नहीं तो 2 दिन बाद आग लगेगी वहां पे। ठीक है, रिजल्ट ठीक है 1-2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। अभी अपने पास ये मान के चलो कि आप लोगों के पास 10 दिन है, मैक्सिमम 12 से अपनी तैयारी पे लग जाओ। स्टार्ट कैसे करना है, किन किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, बीएड वालों का क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलेंगे। और फिर इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जिसमें आपको हर एक पार्ट को, चाहे वो डेमो हुआ, उसके अलावा आपके टीएलएम लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते, वहां पर ओरिगेमी या फिर इसके आर्ट एंड क्राफ्ट से आप क्या बना सकते हो, इन सब चीजों के ऊपर भी हम पूरी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आज की वीडियो का एक बेस बना रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनना और डिसाइड करना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चे आएंगे जिनका स्कोर 140 प्लस है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये मान के चल रहे हो कि आप पे सेफ हो। इंटरव्यू में अगर आपने एवरेज स्कोर कर दिया, एवरेज इन द सेंस कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया, नॉर्मल रहे, ठीक ठाक सा डेमो दे दिया, अच्छा सा आपका पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया, तो आप आराम से सिलेक्शन अपना ले जाओगे। अब ये 140 प्लस वाले वो बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट तो कर रहे हैं, पर एक मन में वो नहीं होता कि यार बस उस लिस्ट में मेरा नाम मिल जाए। इनको पता है इनका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वो लिस्ट में नाम ढूंढने की वो है ना कि एक ललक सी बोलते इगरनेस, वो बच्चे हैं 140 प्लस वाले। इनको तैयारी कैसे करनी है अब सबको बताऊंगा कि किन किन बच्चों को किस हिसाब से इंटरव्यू को इंपॉर्टेंस देनी है और किस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फिर दूसरे बच्चे वो आते हैं जो 125 या उस 130 125 इससे ऊपर वाले बच्चे हैं। ये वाले वो बच्चे हैं भाई कैटेगरी 2 जो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन पे खड़े हो। बॉर्डर लाइन इन द सेंस कि आपने इंटरव्यू में अच्छा करना पड़ेगा, नॉर्मल से अबव एवरेज करना पड़ेगा, मतलब ये लगा लो 50 नंबर के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप एक कहीं ना कहीं अपने मन में मान के चलोगे भी हाँ मेरी सीट अब कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ये वो बच्चे होंगे 125 130 से ऊपर वाले जो लिटरली उस डर में खड़े हैं कि बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, इंटरव्यू में तो पूरा जोर लगा देंगे। ठीक है जी, तीसरी कैटेगरी। और ये दूसरी कैटेगरी वो है जिसके पेरेंट्स भी, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं कर रहे होंगे, सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों के तो पेरेंट्स भी लिटरली इस चीज का वेट कर रहे हैं कि एक बार बस कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ में बस बच्चे का नाम आ जाए, आके जो पूरा जोर लगा देंगे हम और भी ज्यादा। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी वो आती है भाई जो कहीं ना कहीं उनको मन में है कि यार पता नहीं कट ऑफ, 1-2 टीचर कह रहे 110 पे जाएगी, 1-2 टीचर कह रहे 120 पे जाएगी,
तो वो डर है ना कि मेरे तो 120 है, 122 है, तो मैं तो बिल्कुल ऐसी जगह खड़ा हूँ कि जब तक कट ऑफ नहीं आएगी तब तक तो एक बस मन में इंटरव्यू की तैयारी करने की तो हिम्मत होगी नहीं, है ना। लेकिन होपलेस भी नहीं हो सकता मैं बिल्कुल। तो ये वो वाले बच्चे जिनके 125 से नीचे बच्चे मार्क्स हैं। और भाई ये बात ठीक भी है, क्योंकि मैं या कोई और टीचर तो कंफर्म नहीं बता सकते चीजें, ये तो केवीएस की ऑफिशियल कट ऑफ ही बताएगी कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। ये वाले वो बच्चे होंगे भाई जिनका सिलेक्शन केवल अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हो, समझ रहे हो, अगर आप कट ऑफ से जस्ट ऊपर हो, मान लो कट ऑफ गई 120 पे और आपके 120 से 130 के बीच में नंबर है, 125 के आसपास नंबर है, तो आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ये याद रखना, इंटरव्यू आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो अभी से। और आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेके आने हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो तो भाई ये समझ लेना आपको 60 में से एटलीस्ट 58, 57 मार्क्स से ऊपर लेके ही आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। समझ गए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको इंटरव्यू को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस हिसाब से आप वेट कर रहे हो। अब आते हैं भाई, इंटरव्यू एक्चुअली है क्या, है कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं भाई, देखो सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे टॉपर टाइप बच्चे भी होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बहुत एवरेज बच्चे भी होंगे। मैं भी बता रहा हूँ भाई, 12th में मेरे 62% नंबर आए थे, कोई बहुत टॉपर टाइप नहीं था मैं, 12th तक कभी बहुत टॉपर टाइप नहीं रहा। लेकिन हाँ ये जरूर था कि थोड़ा सा अपना इधर उधर हाथ पैर मारने की आदत थी। उसके बाद जब केवीए का इंटरव्यू आया तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मायने रखती है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत सारे लेवल पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था ना, तो एक चीज मैं हमेशा अपने दिमाग में भगवान से मांगता था कि हे भगवान, बस किसी टॉपर के बाद मेरा नंबर ना आ जाए। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, अगर किसी नॉर्मल से बच्चे के बाद मेरा नंबर आ गया ना, तो यार एकदम मैं थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, तो ऑब्वियस है उनके सामने वाले के दिमाग में इंप्रेशन काफी बढ़िया पड़ेगा। लेकिन अगर किसी टॉपर के बाद मेरा नंबर आ गया तो यार कहीं ना कहीं वो एक ग्राफ को ही जज करेगा सामने वाला, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक ये चीज मैं बहुत मानता था भाई। तो ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई कहाँ आपका नंबर आएगा। और देखो लक, देखो मेरा कितना बढ़िया था, मेरे जस्ट बाद से टॉपर शुरू थे। मेरे जस्ट बाद कौन था? यशोकांत दीक्षित, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। उसके बाद फिर पता नहीं कौन था, 3rd 4th रैंक के, फिर वही 127 128 मार्क्स वाले सारे मेरे जस्ट बाद थे, जस्ट बाद मेरे थे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं भाई हमारी इंटरव्यू की तैयारी। अभी से तैयारी कर दो भाई। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि इंटरव्यू की डेट्स आ गई, उस दिन से तैयारी नहीं हो पाएगी, मेरे से लिखवा लो। क्योंकि तब से एकदम भरमार आएगी कंटेंट की यूट्यूब पे और हर जगह पे कोचिंगों में, ठीक है ना। तब आप अपनी चीजों को केवल पॉलिश कर सकते हो, नई चीजें नहीं कर पाओगे तब, क्योंकि 5-10 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो और यही सोच के तैयारी करना। तो अब 10 दिन है ना आप लोगों के पास, तो सबसे पहले 2 दिन के अंदर अंदर, अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। आपका इंटरव्यू अगर 60 मार्क्स का है तो याद रखना 2 दिन के अंदर अंदर अभी अपनी एनसीईआरटी एक बार अच्छे से खत्म कर दो। आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन अब किसी भी कारण से अपना चंडीगढ़ या डीएसएसबी की तैयारी में दोबारा जुट गए, तो आप अपनी 2 दिन के अंदर एनसीईआरटी दोबारा शुरू करके और एक बार अच्छे से खत्म कर दो, सारी चीजें छोड़ छाड़ के। फिर उसके देखो मैंने सारी चीजें ना लिख रखी है यहाँ पे। तो अब आगे सुनो भाई, एनसीईआरटी होगी। अब इंटरव्यू को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर एनसीईआरटी डेमोज और इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे। सबसे पहले तो आपका पर्सनल इंटरव्यू, मतलब एक तरह से आपकी पर्सनल, आपके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उनको आप खुद कितने इंप्रेसिव, परफेक्ट, या फिर बोलो कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे अपनी पर्सनैलिटी या अपने ओरा से, वो चीज वो जज करेंगे। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या आता है, अब 30 मार्क्स लगा लो, 30 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया और 30 मार्क्स का आपका डेमो हो गया, क्योंकि भाई पढ़ाना ही तो आ रही है ना बच्चों को। तो 30 नंबर का जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें क्या क्या चीजें आप सुधार सकते हो, लिख लेना कि भाई इन चीजों के ऊपर मुझे काम करना। सबसे पहले तो आपका इंट्रो, जाते ही आपसे पूछेंगे चलो ठीक है अपने बारे में बताओ कुछ, गुड माय पॉइंट। तो अपने बारे में आप कितनी इफेक्टिव तरीके से 1 मिनट के अंदर अंदर बता सकते हो। बहुत ज्यादा जो बखान नहीं करना है, विशेषण वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं बतानी है,
आपको स्पेसिफिक और टू द पॉइंट एक दो चीजें बतानी है और खत्म करना आपको। उसके इंट्रोडक्शन और ये सब चीजें कैसे करें एक एक करके मैं वीडियो ले आऊंगा आप लोगों की, क्योंकि अब देखो भाई इंटरव्यू में हमें ही साथ देना पड़ेगा, कोई बाहर से दूसरी दुनिया से आपके पास आके नहीं करेगा, क्योंकि सब बच्चों के पास वो गाइडेंस और वो सब चीजें नहीं मिल पाती। तो हम यूट्यूब के माध्यम से जो केवी टीचर है, जो बाकी आपके लिए वीडियो बनाएंगे, तो उन्हीं के माध्यम से आपको जितनी सहायता हो पाएगी वही हो पाएगी बस। तो अब याद रखना, एक एक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए सुनो। सबसे पहले तो आपका इंट्रो रेडी है क्या, लिख लो इसको कि इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी मान लो आपने बोल देंगे सर मैं एमए कर रखी है और जेबीटी के बाद ग्रेजुएशन और एमए, और उसके बाद अब मैं जेबीटी के लिए आ गई। तो आपसे आपकी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भी आप एमए कर रखी है तो आप प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे इन द सेंस कि आपका लेवल थोड़ा सा ही नहीं लगता कि आपको बड़े बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की तरफ जाना चाहिए, आपको छोटे बच्चों की तरफ, आप नेट की तरफ जाओ, समझ गए। अगर टीचिंग में जाना तो उसके थोड़े से जवाब आंसर्स अपने मन में रेडी रखना किस तरह से, है ना। कि सर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक वो क्या बोलते हैं हायरार्किकल पैटर्न में हमारी एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो मैंने एमए में या बीए में जो चीजें डीप में पढ़ रखी हैं वही हम सारी चीजें बॉर्डर लाइन पे हम सारी चीजें प्राइमरी में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बच्चों के क्यूरियोसिटी को और अच्छे से एड्रेस कर पाऊंगी, इस तरह से आप आंसर कर सकते हो उस चीज का। अब यहां से वो आपकी क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी बीए से एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपकी एमए से या किसी भी चीज से एक दो क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। ब्लफ करने की कोशिश मत करना। इंटरव्यू में गलत आंसर कुछ नहीं होता, या तो आपको आंसर पता है या तो आपने आंसर ठीक कर दिया या आप झूठ बोल रहे हो, गलत आंसर कुछ नहीं होता। आपसे कुछ भी उन्होंने एबीसी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उनको ये बोल दिया कि सर आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, और या सर मुझे लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए। नहीं भाई प्लीज मत बोलो, है ना। आप मान लो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एमए आपने 2-3 साल पहले की थी, बी आपने 2-3 साल पहले की थी, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका मैथ से या बीएससी वगैरह से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे आपको नहीं समझ आ रहा वो, अब आपने उसमें तुक्का मार दिया। अब सामने वाले को तो पता है आप गड़बड़ फंस गए, जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसको आंसर भी पता होगा, ठीक है, तो फंस गया। अब वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा उससे मिलता जुलता, फिर गलत दोगे फिर फंसोगे। वो ऐसे तब तक पूछता जाएगा जब तक आपको खुद को ये रियलाइज ना हो जाए ना कि अब मैं गड्ढे में जा चुका हूं, या फिर सामने वाला खुद इस बात से इरिटेट ना हो जाए कि भाई रुक जा, बोल दे सॉरी, होगी गलती, क्या हो गया। जरूरी थोड़ी है कि हर बात का आंसर मिलता ही मिलेगा आपको, समझ गए। तो झूठ गलत आंसर का सिस्टम मत करना प्लीज। तीसरी चीज आता है आपकी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई हॉबी ऐसी बढ़िया सी ना हो। जैसे मान लो आपने बोल दिया सर मेरी हॉबी है, कुछ भी बोल दो आप कि फुटबॉल ड्रिबलिंग, या फिर कुछ भी बोल दो कि मेरी रीडिंग हॉबी है, तो आपसे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, या आपको भी पता है। तो हॉबीज अपनी ऐसी रखना कि जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे वो, लेकिन आप उसका आंसर अच्छे से कर पाओ डिसेंट वे में, ठीक है जी। सेकंड चीज आती है केवी कल्चर से। आपके पर्सनल इंटरव्यू हो गया, आपका पर्सनल इंटरव्यू मतलब आपसे पर्सनली जो 1-to-1 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें केवी कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है भाई वो। केवी कल्चर से रिलेटेड देखो आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, वेब पर लेकर के होगा, हिमांशु सर की ऐप है, उसको डाउनलोड करो। वहां पे फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, वहां पर आपको स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की इतनी बढ़िया एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है ना केवी के, सारे जो अभी अपडेट हो गए आ चुके हैं या जो पुराने थे सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं, और हैंडमेड नोट्स हैं, ठीक है जी। तो वो आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारी ऐप से, वो एक पढ़ लेकर के आपको पिन कमेंट में इसका या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने आंसर किया तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन आता है भाई, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हो जिसमें आप बता रहे हो कि मेरा तो सपना है, मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या है केवी, और उसने पूछ लिया कि बता दो पीएम श्री स्कूल्स क्या होता है, पता नहीं सर, फंस के ना। लगभग 700-800 के आसपास केवी के स्कूल्स पीएम श्री स्कूल्स में सेलेक्ट हुए, तो अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर तो फंस गए भाई, हम फंस गए ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, केवी कल्चर, केवी में कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, प्रेयर हो गई, प्रेयर में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, या सीसीए के पीरियड्स कौन से होते हैं, फंडे क्या होता है, ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है भाई करंट अफेयर, समझ लो आप कोई भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 1-2 बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है भाई आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। समझ गए, आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे,
ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, देखो भाई ध्यान रखना, क्योंकि एक दो चीजें ना मैं आपको वो बता रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, रामबाण इलाज, इन टाइप के क्वेश्चन का। कुछ चीजें ना ध्यान रखो। आपको कह दिया कि भाई एक बच्चे ने किसी बच्चे को, साइड वाले बच्चे को पीट दिया, ठीक है, मान लो थप्पड़ मार दिया, और वो आपके पास अब शिकायत लगाने आ गया कि सर इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साइड वाले ने कह दिया सर गलती से लग गया। अब ये तो रोए जा रहा है, इसने ये कह दिया सर गलती से लग गया, और छोटे बच्चे हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको भी धमका नहीं सकते ज्यादा, और इसको भी चुप कराना है। और बात क्लास वालों को एक मैसेज भी चला जाए कि भी क्लास में गुंडा कर दिया, दादागिरी या फिर ऐसे हाथ हुथ नहीं लगने चाहिए, समझ गए, इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये भी मैसेज जाना चाहिए। तो इसका क्या कर सकते हो? कुछ वर्ड्स, कुछ लाइनें ना अपने दिमाग में ऐसे फिट करके बैठा लो कि सर देखो मैं सिचुएशन की सीरियसनेस को एक बार जांच के और उसी हिसाब से इसके प्रति पहले रिएक्ट करूंगा, पहली चीज। दूसरा, अगर बच्चे ने जानबूझ के, बच्चा कैसा है, दोनों बच्चे कैसे, पहले तो एक बार मुझे पता होगा क्योंकि टीचर क्लास में पढ़ाता है कि भी बच्चा अगर एक फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा ऐसा जो लड़ाई करता है या झगड़ा करता है या इस टाइप का बिहेवियर दिखाता है, तो मैं फिर बच्चे के पेरेंट्स से या उसकी क्लास टीचर से बातचीत करना उचित समझूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हालांकि सिचुएशन में मुझे लगेगा कि बच्चे गलती से ही लगा है लेकिन बच्चा रो रहा है, तो मैं दोनों को ऐसे थोड़ा सा एक हल्के फुल्के माहौल में दोस्ती वाली वो करवा के उस बात को शांत कर दो। और क्लास में एक मैसेज दे दूंगा कि भी अपने डेस्क पार्टनर का ध्यान रखो, ताकि आपके अगर अभी हाथ लगाए, कल को अगर कुछ और चीज लग जाए तो आपके दोस्त को प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह का एक प्यार भरा आंसर आप दे सकते हो, ठीक है जी। तो ये आंसर हो गया, और एक होलसम आंसर होगा, सामने वाला भी इसमें कुछ भी दाएं बाएं की वो लूप होल्स नहीं निकाल पाएगा। बाकी एक दो चीजें ऐसी होती हैं कि आप ये वर्ड्स ध्यान रखना कि सर मैं बच्चे की, अगर बच्चा कुछ फ्रीक्वेंटली गड़बड़ कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर मैं बच्चे की काउंसलिंग करूंगा, और उसमें जो भी दिक्कत आएगी तो उस हिसाब से बच्चे के माँ बाप, पेरेंट्स से, टीचर से, हेड HM से बात करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। ये काउंसलिंग और बच्चे से बातचीत करना, टीचर से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, ये सब चीजें जरूर ऐड करनी है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं एक वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में संभालने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, ये आप एक मैसेज दे रहे हो उसमें, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। फिर आता है भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा जी? डेमो। 30 नंबर का डेमो भाई। एक बार को आप पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनल वाले पार्ट में गड़बड़ कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रख के वो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर डेमो में गड़बड़ कर दी तो ये समझ लेना यार, कहीं ना कहीं वो ये समझेंगे कि भाई ये तो सीरियस ही नहीं है। जब ये यहां नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो क्लास में कैसे पढ़ाएगा ये? यहां तो हम 6 जने बैठे हैं, वहां पे 40 बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो वहां पे कैसे पढ़ाओगे? तो डेमो में कैसे ध्यान रखना भाई? सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। अपना टारगेट लेके चलो 2 दिन का, 2 दिन के अंदर अंदर अपनी एनसीईआरटी खत्म कर दो। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की नई एनसीईआरटी आई है वो पढ़नी है आपने, क्योंकि केवी में न्यू एनसीईआरटीज लागू हो चुकी है, तो आपने नई वाली पढ़नी है, पुराने वाली नहीं। और फिर नई वाली में जो पोएम है, अब बात आती है स्टार्ट कैसे करें सर। एक बार आपने 5th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है, बिल्कुल ऐसे थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो हाईलाइट कर ली, चीजें कुछ दिमाग में भी याद रख ली। फिर आती है स्टार्ट कैसे करें सर डेमो। इतने दिन से वो एक पेज ही नहीं बन रहा है, वो लेवल ही नहीं है, मेंटल लेवल एक बार तो आएगा ना धीरे धीरे बढ़ के, कि दोबारा से डेमो के लिए आइडिया आना स्टार्ट हो। उसके लिए सबसे पहले चलो आप पोएम्स, सबसे इजी पार्ट होता है। हिंदी की कविता याद करो, फिर इंग्लिश की कविता याद करो, और कौन कौन सी क्लास की, 1st, 2nd, 3rd, 4th तक की करो। 5th की पोएम्स कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ी हैं, है ना, और पोएम ऐसी है भी नहीं, केवल 2 ही पोएम है मेरे ख्याल से 5th में। एक तो है खिलौने वाला, शायद 2nd, 3rd ही लेसन है, 3rd ही पोएम है, और एक है 8th या 9th तक, पता नहीं कौन सी है, जिसमें वो बाघ आया करके है, एक वो बाघ के ऊपर, शेर के ऊपर। तो ये 2 ही है। तो 4th तक की पोएम अच्छे से याद कर लेना, एक एक 2-2, ठीक है ना। हर एक क्लास से एक एक हिंदी की हो जाए, आपको एक एक इंग्लिश की हो जाए, और बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये। थोड़ा बार बार एक दिन में याद करने के बजाय अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे ना, तो भी हो जाएगी आपको याद, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। और इतना नहीं हो पाए भाई, 2 हिंदी की 2 इंग्लिश की, इतना कर लेना प्लीज। और जब पोएम पढ़ाओ, अब याद रखना, पोएम पढ़ाते टाइम आपकी लय, आपका स्वर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात NIOS कह रहा है, समझ गए।
बीच में व्याख्यान देना, रोक के पूरी पोएम को, पूरा उसका धुन स्वर सब कुछ डिस्टोर्ट कर देना, इस चक्कर में मत पड़ना, है ना। हम भी पहले ही गड़बड़ कर देते थे, पर आप लोग मत करना। जब पोएम गाओ तो ऐसे भाव विभोर होकर गाना, एक्शंस के साथ, सामने वाला बिल्कुल मजा आ जाए उसको। ठीक है, ये पोएम वाला पोर्शन हो गया। फिर अब आगे मैथ अगर आपने पढ़ाना है तो एक बार स्टेप बाय स्टेप चलना। मान लो सेकंड क्लास का आपको मैथ्स उठा लिया आपने, तो ये देखो पहले तो बुक में कैसे वो टॉपिक पढ़ा रखा है, वहां से फिर सिमिलर आइडिया आप क्या निकाल सकते हो। इस तरह से आप मैथ्स का, ईवीएस का या आप डेमो स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि एक आइडिया तो बुक ने दे दिया, एक आइडिया फिर थोड़ा सा आप अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के यूट्यूब, गूगल की हेल्प लेके और अपना कर देना। अब बात आती है सर डेमोज कैसे। हमारे पास 10 दिन है भाई, डेली का एक एक तो पोएम का डेमो अपना कोशिश करो तैयार हो जाए डेली। ठीक है, पूरा जोर लगाना भाई, 10 दिन है तो 10 दिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके। फिर आता है एक या दो मैथ और ईवीएस का। ठीक है, और ईवीएस की थीम बेस्ड है आपके पास। पहला काम क्या करना आपने, ईवीएस के थीम बेस्ड कौन सा चैप्टर किस थीम के अंदर आता है, किस क्लास में, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी, ताकि आपको ये पता हो। अगर उन्होंने आपको बुक दे दी 3rd क्लास की, या आपको कह दिया उन्होंने कि भाई एक काम करो 3rd में वाटर थीम भी आप क्या पढ़ा दोगे, तो आपको अगर ये नहीं पता होगा 3rd क्लास में वाटर थीम में क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है, या सेव वाटर वाली उस सेंस में आया हुआ है, या फिर आपको फ्लोट एंड सिंक वाला क्या बोलते हैं टॉपिक है, तो आप कैसे पढ़ा दोगे। तो आपको इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थीम बेस्ड, किस थीम में, किस क्लास में कौन सा टॉपिक किस लेवल का है, ये एक डिवाइड करके बहुत प्यारे तरीके से आपको हमारी ऐप में अपलोड करके मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको नाम पता है वही पढ़ ले, हिमांशु सर का चैनल भी वही है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर आप डीएसएसबी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, बहुत गजब, एनआईएस से लेके आपकी बीएड की बुक से लेके सारी चीज जगहों से जो बढ़िया बढ़िया मटेरियल ना इकट्ठा करके दाएं बाएं से सब जगह से एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाया जा रहा है, तो वो हिमांशु सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हो उसको। अब आ जाइए, ये वाला हो गया आपका डेमो का पार्ट। अब डेमो जब आप पढ़ाओ, एक सिंपल सी चीज है भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ आज, मुझे पता ना क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। ये मेरा टॉपिक हो गया कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसके बाद जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं खुद से और आपसे कि भाई आप ये जान जाओगे कि आपको अब क्या करना है इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने के लिए। आपको डेमोज तैयार करने हैं, आपको थोड़ी सी पर्सनल इंट्रोडक्शन के ऊपर काम करना है, ये बातें आप जान जाओगे। यही होता है टीचिंग लर्निंग आउटकम। जब आप डेमो देना स्टार्ट करो तो आप टॉपिक लिखो, फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग आउटकम भी लिख दो कि इस क्लास के खत्म होने के बाद बच्चे ये चीज या इस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम कर चुके होंगे, ये चीज सीख जाएंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद ये आपने जरूर लिख देना है। और क्या वो सीख जाएंगे, वो कैसे होगा, जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को ध्यान में रखोगे। कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, एक तरह से कि भी अगर मान लो आपने रीडिंग के ऊपर ध्यान देना, आज आपने कहा कि सर आज हम खिलौने वाला एक पोएम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या भी कॉम्पिटेंसी, सर इसमें ना हम रीडिंग वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से, रीडिंग या फिर गायन वाला पोर्शन जो है वो इस कॉम्पिटेंसी के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपने अच्छे से गाया, बिल्कुल बच्चे आपके पीछे गा रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। क्लास खत्म हुई तो आपने कहा कि भी अब इसकी धुन और हमें स्वर पता चल गया है, इसके शब्दों का हमें पता चल गया है, कल सभी बच्चे इस कविता को एक साथ गाएंगे हम। ठीक है, तो हम पता चल गया ना क्या बच्चे सीख गए, तो कल फिर एक साथ गाएंगे ये चीजें। यही चीजें हमें ध्यान रखनी है। ईवीएस की क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, मैथ्स की क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, लैंग्वेज की क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, ये सब चीजें बड़ी अच्छे से आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में, हैंड रिटन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से और चेकआउट कर सकते हो। और इसके ऊपर डेमो के ऊपर एक एक चीज के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि भी आप कमेंट सेक्शन में क्या क्या चीजें पूछ रहे हो। ठीक है, तो टीएलएम लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते भाई। टीएलएम ले जाना, देखो पहले से अगर आप लेके चले गए कोई चार्ट वार्ट और उन्होंने वहां पूछा ही नहीं, फिर क्या कर लोगे, समझ रहे हो, वो अलाउड ही नहीं होती, वो सब चीजें अच्छी भी नहीं लगती। आप एक काम कीजिए, आपको पता है कि आप 2-4 टॉपिक अच्छे बेस्ट प्रिपेयर करके जा रहे हो,
उनके ऊपर ओरिगेमी से या आर्ट एंड क्राफ्ट से कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर करके चला जाइए घर से ही कि जब वहां जाओ और वो आपको कहें कि भी ये टॉपिक पढ़ा दो, मान लो उन्होंने कहा कि भी फ्लोट एंड सिंक का टॉपिक पढ़ा दो, तो आपने बोट बना के दिखानी, मान लो 30 सेकंड नहीं लगने चाहिए आपको बोट बनाने में। जो भी चीज अगर आप वहां बना के दिखाओ, आपने कह दिया सर मुझे ओरिगेमी का हॉबी है, मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी एक हॉबी है, बहुत बेस्ट हॉबी है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकती, वो आपको एक पेज दे देंगे कि बना दो जो बनाना है। तो आपने 30, 35, 40 सेकंड के अंदर अंदर एक बहुत बढ़िया चीज बनाकर उनको दिखा देनी है। और बोट और जहाज से कुछ अलग बना लेना भाई, ये सबको आती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारी तरफ से इनिशिएटिव था भाई, इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। अब आप लोगों को मैं तो इतना कहूंगा भाई, 10 दिन मान के चलो, 10 दिन के बाद आपके पास खूब टाइम होगा रेस्ट करने के लिए। अभी 10 दिन केवल अपने इंटरव्यू को दे दो, ठीक है जी। जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अश्विनी शोरान करके मिल जाएगा आपको, अश्विनी शोरान केवीएस करके। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, जो भी आपके पर्सनल करियर वाइज या फिर वैसे आपके डाउट्स हो आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम। और जल्दी मिलते हैं। अब छुट्टियों में हम जा रहे हैं तुंगनाथ घूमने, तो आप में से कोई उधर ऋषिकेश या उस साइड घूमने जाए तो भी बताना। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।